हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन के बारे में। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको, और पूरा अटेंटिव रहिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन वाकई काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बात करें हम इसके बारे में, तो देखो, जैसे हम किसी देश में रह रहे हैं तो उस देश के अंदर आप सोचिए कि अगर कोई रूल नहीं हो, मतलब कोई भी नियम नहीं हो, तो क्या सारे लोग सही तरीके से रह पाएंगे? या सारे लोग भी ना कहें हम, अच्छे लोग क्या सही तरीके से रह पाएंगे क्या? नहीं। मैं बिल्कुल शरीफ हूँ, मुझे कोई किसी को मारने में मज़ा नहीं आता, लेकिन कोई और है जिसको मारने में मज़ा आता है, और कोई नियम नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो जो शरीफ लोग होंगे उनको परेशान करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए क्या किया जाए, तो कुछ रूल बनाए जाए। क्लियर है? अब ये रूल जो है वो ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आगे वाले की इच्छा है, ये ज़रूरी है। इनके बिना आगे हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग भी सेम ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट है। अब अकाउंटिंग में मान लीजिए कोई रूल ना बनाए और सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करें। अब किसी को प्रॉफिट की ज़रूरत है तो उसने क्या किया, कोई अकाउंटिंग का कोई नियम नहीं हो तो उस केस के अंदर उसने क्या किया, परचेज किया। मान लीजिए उसने परचेज किया एक गुड्स, 100 रुपये की पेन परचेज की, और उसने लिखा कि परचेज के लिए परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कि भाई मैं परचेज करने गया और उस वक्त मुझे डिस्काउंट मिला। सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पहले तो क्रेडिटर किया, फिर क्रेडिटर को पेमेंट करते वक्त उसने कहा कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, सॉरी है ना, ये उसने किया। और उसने कहा कि भाई ये पेन जो थी वो 1 करोड़ रुपए की थी और 100 रुपये में खरीदी, बाकी का मेरा 100 रुपये हटा दो, बाकी का मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट है। उसके बुक के अंदर वो कितना चाहे उतना प्रॉफिट है जो लिख सकता है। क्या ऐसा लिख सकता है क्या? हाँ, ऐसा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई नियम ना हो तो। अब अगर ऐसा ही किया जाए तो क्या आपको लगता है अकाउंटिंग भरोसेमंद रहेगी? लाइक मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट जो इसने बता रखा है वो प्रॉफिट रियल है या ये झूठ बोल रहे हैं? तो उसके लिए कुछ नियम कानून कायदे तो होने चाहिए जिसके हिसाब से ये भी प्रॉफिट कैलकुलेट करे, ये भी बैलेंस शीट बने, और बाकी भी उसी तर्ज पे बने, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ कि हाँ ये वाला जो है वो सही कंपनी है और ये वाली कंपनी जो है वो खराब कंपनी। समझ पा रहे बात? तो क्या ऐसा नियम बनाने के बाद सारे 100% अब ऐसा कोई भी गड़बड़ करने के चांसेस नहीं बचे? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, और सीए जो है वो सारे सारे यही करते हैं। जिसको भी कम प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट दिलवाना हो, टैक्स कम करवाना हो, तो ये सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ हद तक रोके जाते हैं। भाई आज कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो क्या मर्डर होने रुक गए हैं? क्या चोरियां होने रुक गई है? क्या रेप होने रुक गए? नहीं, लेकिन कम हुए हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो वैसा का वैसा अभी भी ऐसी जो है प्रैक्टिस है, जो खराब प्रैक्टिस है अकाउंटिंग में, हो सकती है क्या? हो सकती है। लूप होल निकाले जा सकते हैं, जैसे टैक्स के अंदर सब कुछ सही करने के बाद भी टैक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो की जा सकती है जिससे टैक्स जो बचाया जा सकता है। तो वैसा वैसा अकाउंटिंग भी है, उसके अंदर भी बहुत सारे रूल बनाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो वो हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक कम किया गया। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन जो है वो इसी तरीके से, देखिए 5 वर्ड सुनेंगे: अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये तीनों एक जैसे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन। इनमें तो सिर्फ नाम का ही फर्क है, बाकी कोई खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक है अकाउंटिंग एजम्पशन और एक है अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है? एक और वर्ड आएगा अकाउंटिंग मेथड, जो कि वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक वर्ड और है। तो मेनली अगर अब हम 3 वर्ड की बात करें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल या कन्वेंशन, तो ये तीनों एक जैसी है। बस देखो, लाइक कुछ टाइम तक जो है वो, जैसे सत्य ये दहेज प्रथा रही, तो दहेज प्रथा क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था क्या कि भाई जो भी लड़की जब शादी होगी तो उसके पिताजी जो है उसको कुछ उपहार देंगे? नहीं। किसी
हर जो पिता था उसका अपने बेटी के प्रति जो प्रेम था उसमें, वो क्या करता था, उसको कुछ उपहार देता था। कहीं लिखा नहीं था लेकिन ऐसा चल रहा था, और हर कोई है जो अपने हिसाब से दे रहा था। फिर धीरे धीरे इसका मिसयूज होना शुरू हुआ। आगे वाले भाई पिता ने देने से बजाय आगे वाले ने लेना शुरू कर दिया। अभी एक दे रहा था, दो दे रहा था, और सारे ही दे रहे थे। कहीं लिखा था क्या? नहीं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था क्या? नहीं। लेकिन फिर भी हो रहा था। यहीं पर एक चोरी ना करे, चोरी करोगे तो जुर्म उसकी सजा मिलेगी, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। समझ पा रहे हैं बात? तो कुछ बातें तो अकाउंटिंग में लिखी है कि भाई ये चीज़ें ऐसी ही होगी, इस तरीके से ही करनी है, और कुछ बातें नहीं लिखी है लेकिन ओवर द पीरियड उसे इसी तरीके से किया जा रहा है, और धीरे धीरे वो प्रथा जो वो क्या कर ली गई, अडॉप्ट कर ली गई, और उसे उसी तरीके से करने लग गई। लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लोग सारे सारे ज़रूरत के हिसाब से ऐसा ही कर रहे थे। तो प्रिंसिपल जो है वो वर्ड यूज होता है कि जिसके अंदर रूल जो है वो लिखे गए, उनके लिए जो प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है। बाकी कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन जो है ये वर्ड यूज होते हैं कि जब लिखा नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि कई टाइम से कुछ चीज़ें कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे उसी तरीके से किया जाता है। जैसे भारत के अंदर बच्चा जो है उसको जब तक उसकी जॉब ना लग जाए तब तक माता पिता उसको मतलब ध्यान रखते हैं उसका। यहीं पर फॉरेन के अंदर बात करें तो 10-12 साल का 15 साल का होता है तो बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो वो वहाँ का कल्चर है, ये यहाँ का कल्चर, ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन ये ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं बात? तो कुछ तो नियम लिखे गए हैं जिन्हें तो हम प्रिंसिपल कहते हैं, कुछ लिखे नहीं गए लेकिन धीरे धीरे उनको अडॉप्ट करके हमने मान लिया है, वो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल जो है वो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन उन्हें कहा जाता है। लेकिन ऐसा इनमें कोई खास फर्क वाली बात नहीं है, बस तीनों एक जैसे ही पढ़े जाते हैं, एक साथ ही पढ़े जाते हैं। क्या लिखा? जनरली एक्सेप्टेड सेट्स ऑफ रूल्स प्रोवाइड यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी ऑफ अप्रोच इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एंड आल्सो इन बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि भाई ये जनरली एक्सेप्टेड रूल है, मतलब कि सारों ने मिलकर इसको एक्सेप्ट कर रखा है, चाहे उसको एएस के जरिए कर रखा हो चाहे किसी और जरिए से कर रखा हो, या इसको यूं ही एक्सेप्ट कर रखा हो अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से। ये इन रूल के बेसिस पे इन रूल को सही तरीके से गवर्न करने के लिए ही आगे जो वो एएस वगैरह जो है सारे के सारे बने हैं। तो ये क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो सारे के सारे लोग मिलके इसे फॉलो करते हैं, जैसे अकाउंटिंग जो यूनिफॉर्म हो ताकि एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा सके। रिलायंस ने अगर इस तरीके से अकाउंटिंग की है तो टाटा ने भी इस तरीके से की है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहे या टाटा में इन्वेस्ट करना चाहे तो उन दोनों के अगर अकाउंटिंग एक सेम तरीके से है तो उनके प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सकता है, उनके बैलेंस शीट का कंपैरिजन कर सकता है। अगर इसने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रखी है, इसने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रखी है, तो उस केस के अंदर दोनों में कंपैरिजन है जो नहीं हो सकता। लाइक एक एग्जाम जो है वो लिया गया 100 नंबर का लिया गया, 2 स्टूडेंट में लिया गया, सेम सब्जेक्ट का लिया गया, तब कंपैरिजन जो किया जा सकता है। एक 6th में है, एक जो है वो मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, दोनों के परसेंटेज कंपेयर करके आप जो उनका नतीजा नहीं निकाल सकते। तो एक सेम सेट ऑफ जो रूल है वो सेम होने चाहिए, तभी गेम जो वो उसका असली जजमेंट जो वो किया जा सकता है। इसको यूनिफॉर्म बेसिस पे करवाने के लिए ताकि कंसिस्टेंसी जो वो ओवर ए पीरियड ऑफ जो वो हम क्या कर सके, मेंटेन कर सके। कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसे इस साल मैंने WDV से अकाउंटिंग की, अगले साल जो मैं SLM से करूँ, इस तरीके से नहीं। कुछ रूल जो वो ऐसे होने चाहिए, कर सकते हैं भाई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हद तक कंसिस्टेंसी रहे ताकि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन आसानी से रहे। इसके लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए, जिसे हम गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये ध्यान रखिएगा, गैप जो है वो बैकबोन है किसके लिए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। और गैप के हिसाब से these conceptual framework gap is and accounting standard are considered as the theory base of the accounting। तो इन रूल को मद्देनजर रखते हुए, इन रूल को ध्यान रखते हुए क्या किया गया? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो वो तैयार किए गए, सॉरी प्रिंसिपल जो वो तैयार किए गए। जनरली एक्सेप्टेड मतलब कि जो ये अकाउंट के अंदर ये जनरली एक्सेप्ट किए हुए माने जाएंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो वो दिए गए, जिससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का बैकबोन है, क्योंकि सारे ये फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से कंपैरिजन वगैरह सारा कुछ हो सकता है। तो ये एक तरीके से इसके बेसिस पे ही अकाउंटिंग जो वो अच्छे तरीके से हो सकती है। और यही जो है वो आगे गैप को ध्यान में रखते हुए एस बने, गैप को ध्यान में रखते हुए सारा कुछ जो वो बना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, सर्टेन कॉन्सेप्ट आर प्रिजर्व्ड, अज्यूम्ड एंड एक्सेप्टेड इन द अकाउंटिंग टू प्रोवाइड ए यूनिफाइंग स्ट्रक्चर एंड इंटरनल लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. कॉन्सेप्ट मीन द आइडिया और नोशन विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कुछ नियम जो है वो माने गए. जैसे मैंने कहा कि इंडिया के अंदर नॉर्मली जब तक बच्चे जो है वो उसकी अर्निंग शुरू नहीं हो जाती तब तक उसको उसके माता पिता जो है वो उसको उसका ध्यान रखते हैं. और फॉरेन के अंदर 10-12 साल का हो, 15 साल का हो तो उसको इंडिपेंडेंट कर देते, फिर वो अपने हिसाब से कमाए वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से करें. तो ये कहीं लिखे नहीं गए हैं, लेकिन ये एक कल्चर जो वो मेंटेन कर रखा है. तो ये धीरे धीरे उसी तरीके से चलते रहे कि भाई जाति के हिसाब से शादियाँ हो रही है आज भी. तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये जनरली एक्सेप्टेड है, सबने मान रखा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए और इसी तरीके से हो रही है. क्या चेंज नहीं होंगे? चेंज होते हैं. धीरे धीरे लव मैरिज भी शुरू होगी. तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग जो है इनको में भी चेंज होता रहेगा. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेज द फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉर्मुलेटेड. और इसी के बेसिस पे क्या किए गए, अब जो कुछ रूल जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉलो किए गए, फिर उसके हिसाब से फिर क्या कर दिया गया, कुछ को कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया कि भाई जैसे पहले राजा महाराजा जो थे वो चोरी की सजा कुछ सजा देते थे, वो अपने हिसाब से देते थे, लेकिन फिर इसको आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया और अब उसके हिसाब से सजा दी जाती है. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वही आगे जाके अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने. कोई खास इनमें फर्क नहीं है. ये क्या है? बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन. बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन मतलब एक आउटर लिमिट है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ द accounting serving as an explanation of current practices and guide for the selection of convention and procedure where the alternative exist. थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. अकाउंटिंग प्रिंसिपल नॉर्मली हम क्या करते हैं, वहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है जहाँ पर अलग अलग अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं. लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं 1 साल के अंदर राइट ऑफ करूँ या कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं धीरे धीरे राइट ऑफ करूँ, ये मेरे पास अल्टरनेटिव. मैं इन्वेंट्री का वैल्यूशन कॉस्ट पे करूं, एनआरवी पे करूं, प्रेजेंट वैल्यू पे करूं, हिस्टोरिकल वैल्यू पे करूं, ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन. तो जहां मेरे पास अल्टरनेटिव होंगे वहां पर क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो वो आपकी मदद करेंगे. ये उनके कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए बेस्ड ऑन द रियल एजम्पशन. वास्तविक जो है जिसके ऊपर आपने ये डिपेंड, जिसके हिसाब से ये आपने बनाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो रूल बने हैं वो आपकी जो एजम्पशन ली गई है वो वास्तविक होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंटिन्यू ओवर द. जैसे ऐसा नहीं कि इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल ने कहा कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसने कहा कि इस साल एक काम करो कैपिटल एक्सपेंडिचर को 1 साल में राइट ऑफ कर दो, आगे वाले साल में कहा कि नहीं 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 इस बार जो धीरे धीरे राइट ऑफ कर. नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. वो जो है वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन और इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर. इसके हिसाब से हम फ्यूचर जो वो प्रेडिक्ट कर पाए और यूजर को इन्फॉर्मेशन मिले. अकाउंटिंग कन्वेंशन ये भी सेम ही वर्ड है, बस अडोप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है. यहाँ से जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट जो वो शुरू होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं तो यहाँ से पूछे जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट. देखिए बहुत ज़रूरी था कि अकाउंटिंग के लिए आप ये माने कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है. रीज़न क्या है, नहीं तो लास्ट में आप हिसाब किताब भी नहीं कर पाते. जैसे भाई एक दुकान है, 2 दुकानें, एक दुकान है जिसके अंदर क्या है, दुकान के अंदर पैसा रखा उसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता. घर में उसके जो मालिक है वो लेके चले जाते हैं, उनके बेटे को चाहिए होते तो वो घर से पैसा वगैरह घर से ले सकता है, लेकिन दुकान से पैसा नहीं ले सकता. एक दुकान है जिसके अंदर जो गल्ला है वो खुला है, उसमें बच्चा जब चाहे पैसा ला सकता है, जब चाहे ले जा सकता है. आप बताइए हिसाब किताब सही किसका होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? सर पहले वाले का सही होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर दुकान का जो हिसाब है वो सिर्फ दुकान का है. अब दुकान के हिसाब में जब चाहे आप पैसा डाल रहे हैं, जब पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर उसका हिसाब किताब तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा. क्लियर है? तो इस हिसाब से पहला कॉन्सेप्ट ही क्या बनाया गया कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप ये माने कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है. बिजनेस जो है वो अलग है और बिजनेसमैन जो है वो अलग है. तो ओनर जो वो इन्वेस्ट करता है मनी,
जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्क कैपिटल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्क कैपिटल। भाई वो रिस्क ले रहा है। देखिए बिजनेसमैन जिसने पैसा लगाया ओरिजिनली मालिक तो वही है, ठीक है, लेकिन फिर भी बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जो बिजनेसमैन है उसने पैसा लगाया, उसे क्या कह रहे हैं, रिस्क कैपिटल। किसी और ने लोन भी दिया होगा लेकिन वो रिस्क कैपिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन दिया उसको कोई रिस्क नहीं है, वो तो उसने ब्याज पे पैसा दिया, वो तो पैसा वापस लेगा। ओनर जो है, मालिक जो है, उसकी रिस्क है, अगर नुकसान हो गया तो उसका नुकसान होगा, तो इसे रिस्क कैपिटल कहते हैं। इसे कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, जब विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट में कहा जाता है। और क्योंकि रिस्क इसकी तो मुनाफा इसका, सीधा सा लॉजिक है, जितनी रिस्क बढ़ेगी उतना रिटर्न आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिटर्न बढ़ता जाएगा। क्लियर? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है। देखो इसने क्या कहा कि भाई आप अकाउंटिंग करते वक्त किन को लिखोगे बुक के अंदर। जैसे मेरी जो है फॉर्म है उसके अंदर क्या है, बहुत ही लायक बंदे रख रखे मैंने, मतलब बहुत ही एलिजिबल और बहुत ही वेल डिजर्विंग, जो बहुत ही अच्छे मतलब काम में निपुण है, ठीक है। लेकिन क्या मैं उनको बुक में लिख पाऊंगा क्या? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो मनी टर्म में नहीं। मैं क्या कहूँ कि मेरा जो आदमी है राम, ये 5 लाख रुपए का है, ये श्याम 5 लाख का है, नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मनी में मेजर नहीं है। यहीं पर मैंने 5,000 रुपये का कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये के अंदर कोई ये पेन खरीदी, तो इसको मैं मनी में मेजर कर पा रहा हूँ तो ही मैं इसे बुक के अंदर लिखूँगा। और ये ज़रूरी भी था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे जिसको आप मनी मेजर नहीं कर सकते, फिर उसको लिखने में दिक्कत आती है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि 100% ये सही है? नहीं, ये गलत है। कई चीज़ें होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, लेकिन मनी मेजरमेंट ज़रूरी है। क्योंकि जिस चीज़ का मनी में मेजर नहीं कर पाओगे उसको आप लिखोगे तो फिर लिख कैसे पाओगे। जैसे आप बुक के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, मतलब हम जो बिजनेस में खुद ही गुडविल क्रिएट करते हैं। एक तो गुडविल होती है मैंने किसी का खरीदा, जैसे मैं एडवोकेट हूँ और कोई पुराना एडवोकेट है, वो चल बसा और मैंने उनको कहा कि भाई आपके नाम की जो फॉर्म है वो बहुत वेल नोन है, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट है, तो आप ये काम कीजिए, मुझे आपकी फॉर्म मुझे दे दीजिए, मैं इसके बदले में आपके नाम के मैं आपको पैसे दे दूँ। मान लीजिए मैंने कहा 5 करोड़ रुपये दे दूँ। ये तो गुडविल मैंने खरीदी है। एक गुडविल मैंने खुद ने बनाई है, मैंने खुद ने 20 साल काम किया, मेरा नाम बनाया, और उसके बाद में ये जो मेरा नाम है इसकी गुडविल को मैं क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। लेकिन उसमें फिर लिखने में मना क्यों किया गया? क्योंकि उसको कहा गया कि भाई आप इसका कॉस्ट जो मेजर नहीं कर पाओगे। भाई क्या कहोगे, आपने कोई एक्स्ट्रा, भाई गुडविल कैसे बनी? मैंने सही काम किया होगा, मैंने जो भी मेरे क्लाइंट आए होंगे उनको सही सजेशन दिया होगा, उनका सारा काम सही टाइम पे निपटाया होगा। लेकिन उसको मैं मेजर कर सकता हूँ कि भाई वो आया था, उसको नॉर्मली सारे 1 मिर्ची बड़ा खिलाते हैं, मैंने 2 मिर्ची बड़ा खिलाया, एक्स्ट्रा 1 मिर्ची बड़ा खिलाया, उससे मेरी गुडविल बनी। नहीं, वो तो धीरे धीरे ओवर द टाइम काम करने से बनी, तो उसको मेजर नहीं कर पा रहे, उस वजह से उसको लिखने से मना किया जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। तो ये क्या कहता है कि भाई ओनली दोज ट्रांजेक्शन जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर, जिसे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इन मनी टर्म, आप सिर्फ उसी को ही लिखिएगा, बाकी को मत लिखिएगा। समझ पा रहे हैं बात? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक। जो ट्रांजैक्शन और जो इवेंट, ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होती है, घटना, मैंने परचेज किया तो ये ट्रांजैक्शन है, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा, इस घटना का जो नतीजा वो मेरा क्या होगा, इवेंट होगा। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट जो आपको नहीं मनी मेजर कर सकते उसको नहीं लिखा जाएगा। एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आर व्यूड एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन विच अदर प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट आर डिपेंडेंट। ये बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट किसको कहा गया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट किसको कहा गया, एंटिटी और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को कहा गया। इसी के ऊपर अदर जो प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट है जो भी आगे, वो सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई मनी मेजरमेंट और एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, और मनी में मेजर किए जाए उन्हीं को लिखा जाए। ये दोनों जो है इनके ऊपर बाकी के जो कॉन्सेप्ट, प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट है वो सारे बने।
पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, मुझे आज कोई आइडिया है, मैं आज कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस क्या मान के करूँ? क्या मैं ये मान के करूँ कि बिजनेस मैं साल भर के लिए करूँगा? नहीं, मैं ये मान, जैसे मैंने सीए फॉर्म जो है वो खोली मान लीजिए, तो मैं क्या मान के करूँगा कि भाई मैं बहुत अच्छा जमाऊँगा, उसके बाद में मेरा बच्चा होगा, उसको भी मैं सीए बनाऊँगा, वो उसको और ज़्यादा अच्छे से चलाएगा, और फिर ये आगे चलता रहेगा, फिर 7 पीढ़ियाँ चलता रहेगा, 10 पीढ़ियाँ चलता रहेगा, आज जीवन जो वो चलता रहेगा। हो ना हो वो अलग बात है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी बिजनेस कर रहा है वो तो यही मान के कर रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम एक कॉन्सेप्ट मानते हैं कि गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो हम गोइंग कंसर्न मान के कर रहे हैं कि भाई हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम ये मान के अकाउंटिंग कर रहे हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरा बिजनेस जो वो चलता रहेगा, तो इस बिजनेस के जो एसेट है, लाइक मेरे पास ये जो लैपटॉप है, ये जो लाइट है, ये जो कैमरा है, ये जो आईपैड है, क्या मैं इसे बेचूंगा? क्या नहीं, मैं तो चलाऊंगा इस बिज़नेस को, क्यों बेचूंगा? इस आईपैड पे मैं पढ़ाता रहूँगा, फिर मेरे बच्चे पढ़ाएंगे इसी आईपैड पे, फिर मेरे पोते पढ़ाएंगे, फिर परपोते पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे, ये लैपटॉप चलता रहेगा और कैमरा चलता रहेगा इसी तरीके से। क्या मैं इसे बेचूंगा? क्या नहीं, मैं बिज़नेस चलता रहेगा, मैं क्यों बेचूँ? जब मेरा बिज़नेस कंटिन्यू चलता रहेगा तो क्या मैं इनको वैल्यूशन जो है वो मुझे किस वैल्यू पे करना चाहिए? जिस पे ख़रीदा उस पे, या मुझे उससे कितना रियलाइज हो? रियलाइज मतलब मैं उससे बेचूँ तो कितना पैसा है? भाई मैं बिज़नेस चला रहा हूँ, मैं बिज़नेस, और मैं मान रहा हूँ कि मेरा बिज़नेस चलता रहेगा, तो मैं ये क्यों मानूँ कि मैं इससे बेचूंगा? तो मैं क्यों इसे रियलाइजेशन वैल्यू पे लेके आऊँ? तो ये जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये एक तरीके से बेस है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही हमारे ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, आने वाले टाइम में चलता रहेगा। और इफ सच एन इंटेंशन नॉट एग्जिस्ट, अगर ये इंटेंशन नहीं है आपका कि चलता रहेगा, ये वाला इंटेंशन खत्म हो जाए, ये आप अकाउंटिंग एजम्पशन में भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें आप जब अकाउंटिंग करते हैं तो ये मान के चलते हैं। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आप मानेंगे कि भाई मैं जिंदा हूँ। क्या मुझे एक्स्ट्रा कहना पड़ेगा क्या कि भाई सुनो मैं जिंदा हूँ? मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं जिंदा हूँ, तो वो कहने की ज़रूरत नहीं। तो गोइंग कंसर्न जो है वो क्या है, एक आपकी अकाउंटिंग एजम्पशन भी है कि कोई अकाउंटिंग कर रहा है तो उसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये मान के कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। कोई भी अकाउंटिंग कर रहा है तो हम यही मानेंगे कि भाई वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से ही कर रहा है, वो ये मान रहा है कि उसका बिजनेस चलता रहेगा। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो उस केस में उसे बताना होगा, उससे लिखना होगा कि भाई गोइंग कंसर्न जो वो नहीं है। बाकी नहीं तो अगर वो है तो उस केस के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं। ये अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं। अगर किसी के गोइंग कंसर्न नहीं है, मान लीजिए किसी का बिजनेस बंद होने वाला है, कोई कंपनी है जो बंद होने वाली, तो उस केस में उसे अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए? तो उस केस के अंदर जब क्योंकि उसका बिजनेस बंद होने वाला, तो उसे अपनी अकाउंटिंग जो है थोड़ी सी चेंज कर देनी चाहिए, और उसे अपने जो असेट वगैरह जो इनकी वैल्यूशन वो हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने पे खरीदा था, हिस्ट्री की कॉस्ट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो जिस पे खरीदा था, उस वैल्यू से हटा के उसे उस वैल्यू पे कर देना चाहिए जितने में ये रियलाइज होगी। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस किसी को बंद करना है, जैसे सपोज कोई एग्जांपल, कोई बिजनेस बंद करेगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो भी एसेट है वो सेल करेगा तो उससे जितना पैसा रियलाइज होगा उतने पे ही लिखना चाहिए। क्लियर? ड्यू टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन अकाउंटिंग फॉलोज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये चीज़ें जो हाईलाइट कर रखी है, अलग कलर से कर रखी है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब ये क्या हुआ कि भाई हम तो ये मान बैठे कि वो हमारी है और वो हमारी ही रहेगी, लेकिन क्या हुआ, गोइंग कंसर्न में आपने ये मान लिया कि आपका बिजनेस तो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन भाई आपको एक लिमिट के बाद आपको मेजर तो करना होगा ना कि भाई कैसा चल रहा है बिजनेस। तो उसके लिए अगर आप ये मान के चल लिए कि भाई बस गोइंग कंसर्न हमेशा चलता रहेगा, तो फिर आप उसको कैसे मेजर करोगे? तो इन्होंने कहा मान लिया गोइंग कंसर्न आप बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन आपकी जो जो आपने काम किए हैं उनको मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके गोइंग कंसर्न को टुकड़ों में बांटना होगा। आप तो मान रहे हैं कि बिजनेस जो वो सतत चलता रहेगा, लेकिन इसको टुकड़ों में बांटिए सर। हमने कहा क्यों? ताकि आपको पता चले कि इस टाइम के टुकड़े में, इस टाइम के टुकड़े में, इस टाइम के टुकड़े में, इस टाइम के टुकड़े में आपने क्या किया।
समझ पा रहे हैं बात। तो ये जो है ये क्या है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि भाई मान लिया आपका क्या अकाउंटिंग जो वो चलती रहेगी, आपका बिजनेस चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस आपका चलता रहेगा, लेकिन आपके बिजनेस को कुछ टुकड़ों में बांटिए ताकि आप पता कर पाएँ कि आपका बिजनेस जो वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऑल्सो कॉल्ड डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड, इसे डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। ये इस वजह से किया जाता है ताकि आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकें। ताकि आपने जैसे एक साल के टुकड़े में बांट दिया, अब एक साल के टुकड़े में बांट दिया मतलब आप जब एक साल कंप्लीट होगा आप जाएंगे, आप एक साल के अकाउंटिंग डाटा तैयार करेंगे और आप पता करेंगे इस साल के अंदर मैंने क्या नफ़ा नुकसान कमाया, इस साल के लास्ट में मेरे पास क्या एसेट क्या लायबिलिटी, ताकि आप मेजर कर पाएँ। भाई जैसे मुझे सीए करना था, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा एक ही एग्ज़ाम हो सीए का, उससे पहले हर साल हर बार एग्ज़ाम हुए, ताकि मेरा हर साल मेरा वैल्यूशन होता रहे कि हाँ इस साल मैंने क्या किया, इस साल मैंने क्या किया, इस साल मैंने क्या किया। आपका भी हो रहा है कंटिन्यू वैल्यूशन, तो ये क्या है, साल दर साल आपका वैल्यूशन होता रहता है। तो आप मान के चल रहे हैं कि भाई पीरियोडिसिटी आप कंटिन्यू गोइंग कंसर्न आपका बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपको उसे टुकड़ों में बांटना होगा ताकि आप मेजर कर पाएँ कि इस टाइम के टुकड़े में हमने कैसा काम किया। क्लियर है? जनरली एक साल लिया जाता है, ठीक है। हाउएवर ये 6 से 9 महीने भी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक आर्टिकल है कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 210 जो क्या कहता है कि आप कितना टाइम तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 18 मंथ का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि भाई मैक्सिमम कितने टाइम का हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, तो 18 महीने का हो सकता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं यहाँ तक की बात? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड, नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। ये कहता है कि भाई ऐसा ना करें कि आप पूरा जीवन भर आप एक ही पूरे बिजनेस के लाइफ के अंदर एक ही खाते बने, आप उसे टुकड़ों में बांटें। जनरली एक कैलेंडर ईयर नहीं लिया जाता है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर जो वो लिया जाता है 31 मार्च, जो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक का, 31 मार्च को जो वो हिसाब किताब होता है फाइनल। और यही कॉन्सेप्ट जो वो क्या करता है, मेक्स अक्रूवल मीनिंगफुल। अक्रूवल मीनिंगफुल क्यों? देखो अक्रूवल इससे जस्ट आ गई है। अक्रूवल जो वो क्या कहता है कि भाई देखो ये कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े। हमने कहा कि एक पीरियड के अंदर बांट दीजिए, उन्होंने कहा कि ठीक है पीरियड के अंदर बांट दीजिए, बांट दिया सर, इससे फ़ायदा क्या हुआ आप ये बताइए। हमने कहा इससे आप एक पीरियड के जो है वो मूल्यांकन कर पाएंगे, वैल्यूएशन कर पाएंगे, परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही इस पीरियड के अंदर, अच्छी रही या बुरी रही, मतलब आपने सही कमाया या खराब कमाया जो भी। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब पीरियड में तो बांट दिया आपने कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च आपका 1 साल का टाइम रख दिया कि इस साल का जो है वो हम इस साल में जो भी किया उसका नफ़ा नुकसान का पता करेंगे। भाई जैसे शादियों के बाद भी हिसाब किताब होता है, या फिर खेतों में किसान वगैरह जो होते हैं तो उनका भी क्या होता है, जिस वक्त वो धान बेचने जाते हैं, मतलब जब गेहूँ बाजरी बेचने जाते हैं तो वो आके वापस हिसाब किताब करते हैं कि भाई इस पीरियड के अंदर क्या रहा, इस सीजन में क्या रहा, मतलब मुनाफा नुकसान जो भी रहा वैसा का वैसा। अब आपने कहा कि अक्रूवल है 1 साल से हम करेंगे, 1 साल का हम हिसाब किताब करेंगे, देखेंगे कि क्या रहा क्या नहीं रहा। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जो है इस साल के लेकिन पेमेंट अगले साल में हो सकता है, पेमेंट अगले साल का लेकिन दे दिया आपने इस साल। जैसे सैलरी अगले साल अप्रैल की थी आपने इस मार्च में दे दी, या फिर इस मार्च की आपने दी नहीं आप अगले अप्रैल में देंगे। तो ऐसे भी कुछ दिक्कतें आने लग गई। तो हमने कहा कि क्या करें सर, कैश बेसिस पे करें कि इस साल अगर पेमेंट कर दिया तो हम इस साल का मान लेंगे, अगर इस साल का पेमेंट नहीं किया तो इस साल का नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो मत कीजिए, ये फिर सही नहीं होगा, क्योंकि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करने में दिक्कत ये होती है कि फिर अकाउंटिंग मैनिपुलेशन घोटाला करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, आप क्या कीजिए अक्रूवल बेसिस से अकाउंटिंग कीजिए। हमने कहा अक्रूवल के हिसाब से कैसे? तो उन्होंने कहा देखो अगर सैलरी अक्रू हो चुकी है, मतलब सैलरी आपको देना ड्यू हो चुका है, तो आप उसको सैलरी का खर्चा लिख दीजिए, चाहे आपने दी है या चाहे नहीं दी है। हमने कहा ठीक है ये तो सही है। हमने कहा इनकम, उन्होंने कहा बस सेम ही कॉन्सेप्ट रखिए, जो भी इनकम और एक्सपेंसेज है वो अक्रूवल के हिसाब से रखिए। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा जैसे आपने पीरियड रखा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो
इस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अगर कोई खर्चा किया तो उसे लिख दीजिए, चाहे आपने पेमेंट किया चाहे नहीं किया। इस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने कोई इनकम कमाई है तो लिख दीजिए, चाहे पैसा मिला है चाहे नहीं मिला है। क्लियर? तो ये इससे वैसे पीरियोडिसिटी से क्या होता है, कंपैरिजन करने में आसानी होती है। भाई मेरा भी 1 अप्रैल से 31 मार्च है, बी लिमिटेड का भी 1 अप्रैल से 31 मार्च है, सी लिमिटेड का भी 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो कंपेयर कर पाएंगे कि भाई कितना कितना प्रॉफिट कमाया। जैसे एक पीरियड ऐसा आया जिसमें अब नॉर्मल था कि भाई कोई महामारी फैल गई, तो उस केस के अंदर उसमें सबका ही गड़बड़ रहा, तो हम देख सकते हैं कि भाई इस मामले में इस साल के अंदर गड़बड़ रहे हैं, सबके ही गड़बड़ रहे हैं, तो हम सारे एक कर रहे हैं तो एक ही ईयर ले रहे हैं, तो फिर कंपेयर कर पा रहे हैं। यूनिफॉर्म और कंसिस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, और मैचिंग कॉन्सेप्ट जो मैचिंग जो पीरियोडिक रेवेन्यू विथ एक पीरियड डिफाइन कर दिया, तो उस पीरियड के रेवेन्यू और उसके एक्सपेंसेस जो डिफाइन करके हम पता कर पाएंगे। अक्रूवल जो है उसे हम मर्केंटाइल बेसिस कहते हैं, जब वो अक्रू होते हैं तभी लिखेंगे। और इसी के साथ इसी से कॉन्सेप्ट जो वो एक मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि आपने एक पीरियड ले लिया, इस पीरियड में जितनी इनकम कमाई जितने खर्चे लिखे वो लिख दिए, तो उस केस के अंदर आप उनको क्या कर दीजिए, आप उसमें मैच कर दीजिए। हमने कहा ये इससे क्या होगा, उन्होंने कहा इस पीरियड की इनकम इस पीरियड के एक्सपेंस जब आप मैच करेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि इस पीरियड के अंदर आपको कितना मुनाफा या कितना नुकसान हुआ। सर जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने मान लीजिए 5 लाख कमाए और 3 लाख के खर्चे किए, मैचिंग कहता है कि इन दोनों कंपेयर करो ताकि पता चल जाए कि प्रॉफिट कितना। अच्छा हाँ सही बात है सर, ये तो बहुत सही बात है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस जो है वो मैच करने के इसके साथ रेवेन्यू के साथ अक्रूवल के हिसाब से करने, लीस्ट टू एडजस्टमेंट सर्टेन आइटम लाइक प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इनका पहले सेटलमेंट कर दीजिए। प्रीपेड मतलब कि आगे वाले साल का खर्चा है, पेमेंट आपने इस साल कर दिया, या आउटस्टैंडिंग मतलब आगे मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कि आपने खर्चा कर दिया लेकिन पेमेंट करना अभी भी बाकी है। अनअर्न्ड या अक्रूड ऐसा इनकम के केस के अंदर है तो उनको हटा दीजिए, मतलब उनका एडजस्टमेंट कर दीजिए। जैसे आपने पेमेंट अगले अप्रैल का कर दिया तो वो इसकी सैलरी के खर्चे में से हटा दीजिए कि भाई ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसको एडजस्ट करके फिर इस साल के इस पीरियड के अक्रूड खर्चे कितने कितने ड्यू हुए खर्चे, और इस पीरियड में कितनी इनकम आपने अक्रूड कितनी इनकम ड्यू की है, कितनी कमाई, उनको आपस में मैच करके देख लीजिए। अक्रूवल मैचिंग एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट वर्क टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अक्रूवल मैचिंग और पीरियोडिसिटी ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं ताकि आप इनकम मेजर कर पाएँ, आपको पता रहे। पर पीरियोडिसिटी पीरियड में बांटा, अक्रूवल में उसी पीरियड के जो इनकम और एक्सपेंस अक्रू है उनको लिखा, और उसके बाद में मैचिंग ने उनको मैच किया, और तब आपको इनकम और एक्सपेंसेस पता चला, और उसी के हिसाब से आपको बैलेंस शीट का पता चला, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी, भाई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह ये सारा कुछ भी हुआ। गोइंग कंसर्न हम पढ़ चुके। आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।